अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर नीलेश भैया। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरे पास आप लोग का बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर है और ये ओएमआर शीट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये पेपर सॉल्व करते हुए बताऊंगा कि आपको ओएमआर शीट में इसका आंसर कैसे भरना है। आई होप आप जानते होंगे, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें शुरू में 20 मार्क के हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी के क्रम में देखो, ये आप लोग का ये हिंदी का पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, और हिंदी का कैसा पेपर है, ये प्री बोर्ड पेपर है। अभी आप लोग का ना जनवरी के अंत में, हो सकता है फरवरी में, अभी आप लोग का प्री बोर्ड पेपर होगा और मार्च में जो होगा आप लोग की मेन बोर्ड परीक्षा होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर जो ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने खुद टाइप कर कर एक एक मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आप लोग की प्री बोर्ड परीक्षा और जो आप लोग की मेन जो बोर्ड परीक्षा है उसको देखते हुए मैंने बनाया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अंत तक देखते रहिए, एक एक चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इनका देखो, आप लोग का जो शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा, और वो भी नीले अथवा काले पेन से। मैं कोशिश करूंगा या मैं आपको कहूंगा कि आप काले पेन से ही आंसर देना, क्योंकि ये बेटर रहता है। क्योंकि ये देखो, ओएमआर शीट जो होती है ना, ये मैनुअली मतलब टीचर इसका आंसर चेक नहीं करते। इसका आंसर मतलब ये ओएमआर शीट क्या होती है कि एक इसकी मशीन होती है, उसके द्वारा चेक की जाती है। तो इसलिए आपको वो क्या होती है कि मशीन देखा गया है कि वो मतलब काले पेन को ज़्यादा पढ़ने में मतलब सूटेबल होती है। तो इसलिए काले पेन से ही भरा जाता है। चूँकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, तो हम लोगों में हर जगह ओएमआर शीट पे ही मतलब आंसर देना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो हमें सारी चीज़ें हमें जानकारी हैं, ठीक। तो चलो हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, और इसको हम लोग साथ के साथ ओएमआर शीट पे भी भरते हुए चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, झूठा सच के लेखक हैं। अब देखो, मैं आपको कहूँगा कि आप ओएमआर शीट पे भरोगे तो पहले आप क्या करना कि जैसे 5 या 10 क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लें। जैसे झूठा सच के लेखक, इसका चौथा ऑप्शन सही है, उस पे आप थोड़ा सा ऐसा टिक कर लेना। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस इस मतलब इसके जो भी इसका आंसर है उस पर टिक कर लेना। इसका ऐसे 5 क्वेश्चन पहले कर लेना, या 10 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना कि कितना करना है। और फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लगातार 5 क्वेश्चन का यहाँ पे आप आंसर ऐसे मतलब भर देना, ठीक। तो ऐसे आप लोग मतलब ये स्ट्रैटेजी बना लेना। ऐसे मतलब मैं मतलब एक्चुअली देता हूँ ऐसे क्वेश्चन का, मतलब जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना होता है उसका, ठीक। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक को सॉल्व किया, इसको हटाया, फिर एक को यहाँ भरना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा इसमें मतलब आप कर सकते हो, आपका स्टाइल आप कैसे करते हो। बाकी मैंने ये ओएमआर शीट भरना भी सिखा दिया। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की ओएमआर शीट ऐसी ही होगी, आपको कैसे भरना होगा। तो देखो, यहाँ पे सारा ये आपको बता भी रखा है कि कैसे आपको भरना है पूरा का पूरा। तो आप ऐसे भर सकते हो। बाकी चलो मैं भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ से आपको भरना होगा। ये तो आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे भरना है। यहाँ पे देखो, परीक्षा तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपको यहाँ पे डेट हो, यहाँ देखो वाई में मतलब यहाँ ईयर भरना है, तो 2000 आपकी 23 में बोर्ड परीक्षा होगी, तो यहाँ पे 23 कर देना, क्योंकि यहाँ से 20 तो पहले ही लिखा हुआ है, तो 2023 ये हो गया। और किस तारीख को, मान लो 8 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, तो 0803 ऐसे लिख लोगे, यानी 8/3/2023 को आपकी बोर्ड परीक्षा है। और विषय का नाम जो भी विषय हो, लाइक हिंदी हो तो आप हिंदी लिख लेना। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो HINDI, ठीक है, तो यहाँ भी कोशिश करना कि परीक्षार्थी का नाम जो हो वो आप हिंदी में, जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है HINDI, ये इंग्लिश में लिखा है हमने, ऐसे नहीं लिखा है हिंदी, ऐसे हमने नहीं लिखा है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ भी वैसे प्रयोग करना हिंदी शब्द, या इंग्लिश में लिखते हो तो यहाँ भी इंग्लिश शब्द प्रयोग करना। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि परीक्षार्थी का नाम में यहाँ आपको पहले जो होता था, अब तक बोर्ड एग्जाम में आपको बताऊं तो जो आप लोग की मेन बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती थी, ठीक है, उस पे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस बार बड़ा बदलाव है। शायद आपका नाम लिखने को हो, या फिर यहाँ पे आपका नाम लिखने को ना हो, तो यहाँ पे आप x.y.z ऐसे मतलब XYZ ऐसे लिख देना। अब ये
इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लेना जब आप लोग बोर्ड परीक्षा दोगे, ठीक है। जिस दिन हिंदी का पेपर होगा उस दिन इसको कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे नाम लिखना है या कुछ मतलब केवल ऐसे मतलब डॉट डॉट कर देना है, XYZ लिख देना है। ये अपने जो भी आपके मतलब उस टाइम पे क्लास में टीचर होंगे वो आपको बता देंगे, क्योंकि अभी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक। वो बोर्ड एग्जाम के टाइम में मालूम चल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे देखो, आपको ये आपका अनुक्रमांक जो भी हो, यहाँ पे आपको 2 3 4 जो भी अनुक्रमांक हो यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे फर्स्ट खाने में नीचे जो भी यहाँ पे आपने मान लो 2 लिखा है तो 2 के नीचे 2 को यहाँ ऐसे मतलब रंगीन कर देना है, ठीक। यहाँ पे आपने 3 लिखा है तो 3 खोज कर रंगीन कर देना है, ऐसे ही कर लेना है सबको। यहाँ विषय कोड सब्जेक्ट कोड आपको दिया रहेगा, 3 अंकों का होगा आप लोग का जो पेपर मिलेगा उस पे, तो इस यहाँ पे लिख कर और उसको यहाँ पे मान लो ये 3 2 5 है तो इसमें 3 खोज लो, इसमें 2 खोज लो, इसमें 5 खोज लो और उसको रंगीन कर दो। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन कैसा है आपका, तो अगर ईयरली है तो यहाँ पे ईयरली लिख दो, ठीक है। और ईयरली में यहाँ ऐसे कर दो, सिंपल। वैसे ही क्लास कौन सा है आपका, तो 10 है तो यहाँ पे 10 भर दो और 10 में ऐसे ऐसे कर दो, ठीक। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे भर देना। और फिर यहाँ मान लो जैसे 3 2 5 ऐसे जो भी आपने भरा, यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ खोज कर टिक, यहाँ जो भी है यहाँ खोज कर मतलब ऐसे, तो इसको रंगीन कर देना है, सिंपल। तो इतनी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद देखो ये जो प्रश्न है, ठीक है, इनका आंसर आपको कैसे देना है, चलो इसको हम लोग देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का ये प्रश्न है, यहाँ पे झूठा सच के लेखक है, इसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट है, इसके आगे 4 ठे ऑप्शन है, तो कैसे करोगे। और उसके अलावा नीचे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ आपको अपना मतलब सिग्नेचर कर देना है, जो भी हो आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। और ये तो आपका काम नहीं है, कक्ष निरीक्षक यानी जो मतलब उस टाइम आपका हिंदी का पेपर दे, यानी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो उसका पेपर दिलाते होंगे जो टीचर आपके क्लास में होंगे, उनका यहाँ पे मतलब सिग्नेचर लगता है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर होता है। चलो, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब चलो हम लोग इसका मतलब आंसर लिखते हैं। यहाँ पे देखो, झूठा सच के लेखक हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी एक है, क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कि झूठा सच के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से चारों ये ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल हैं। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए, हो सकता है कि आप ऐसा तो मतलब कम ही आशा है कि आपको गलत क्वेश्चन मतलब मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि पेपर बहुत वेरीफाइड होकर आता है। लेकिन मान लो मिल जाए कि कोई क्वेश्चन है उसका चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको आप लोग क्या करोगे। ये भी मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप इनमें से मतलब पहले का चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप मान लो, आप सी चाहे डी चाहे बी कुछ भी यहाँ पे रंग देना, ठीक है। आपको रंगना जरूरी होता है। अगर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है तो आपको एक कोई भी ऑप्शन रंगना मतलब पड़ता है। अगर आप चारों में से कोई भी एक ऑप्शन रंग देते हो तो आपको उसका 1 मार्क मिल जाता है। और अगर मतलब चारों में से मतलब चारों ऑप्शन गलत है और यहाँ पे आप रंगते नहीं हो, छोड़ देते हो चारों का चारों, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हो, तो आपको इसका मार्क नहीं मिलेगा, भले ही क्वेश्चन गलत हो। तो ये मतलब ये नियम होता है, एक तरह से मैंने आपको नियम बता दिया, ठीक। तो चलो, आप समझ भी गए कि अगर चारों ऑप्शन गलत हो तो हम इन चारों में से कोई भी एक ट्रिक लगा देंगे और उसका नंबर मिल जाएगा। अगर आप चारों में से कोई भी ट्रिक नहीं लगाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक। बाकी ये झूठा सच के लेखक यशपाल हैं, इनको याद रखेगा। और ये झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है, सिंपल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या भूलू की याद करूँ किस विधा पे आधारित रचना है। सीधे आप लोग याद रखना कि क्या भूलू की या याद करूँ और नीर का निर्माण फिर, ये 2 रचनाएं हैं और आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका ग ऑप्शन सही है, तो आप इसको दूसरे का ग यानी दूसरे का ग यानी सी, तो सी में ऐसे आप लोग इसको अच्छे से ऐसे मतलब रंगीन कर देना, ठीक। अब चलो, तीसरा है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, तो भाई लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। और ये लहरों के राजहंस एक नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश की। तो फर्स्ट ऑप्शन से ये तीसरे का। चलो मैं 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ। कंकाल नामक नाटक के लेखक है। देखो, कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है भाई, तो देखो आधुनिक काल की मैं समय सीमा अगर बताऊँ, ओके सॉरी, मुझे बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। तो देखो, आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1843 से अब तक मानी जाती है। तो ये आपके 3 ऑप्शन गलत, ये सही। तो चलो, हमने मतलब तीसरे का फर्स्ट, चौथे का फर्स्ट और 5वें का ये फोर्थ हम भर लेते हैं यहाँ पे। अब OMR शीट पे इसको थोड़ा मैं आगे रख देता हूँ साइड में।
तीसरे का हम लोग का फर्स्ट सही था, तो यहाँ पे तीसरे का मैंने फर्स्ट कर लिया। इसको आपको अच्छे से भरना है। यहाँ मैं तेज़ी से यहाँ भर दे रहा हूँ, तो देखो इसे यहाँ बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम आपको आराम से भरना है। चौथे का आप लोग का फर्स्ट सही है, तो चौथे का आप यहाँ पे इसको भी फर्स्ट आप कर लो, ठीक है, ऐसे अच्छे से इसको कर लो रंगीन। और पाँचवें का हम लोग का फोर्थ सही था, डी नंबर सही था, तो इसको आपको डी कर लेना है, सिंपल। तो ऐसे आपको भरते जाना है, ऐसे आपको सारा का सारा भरते जाना है। जैसे आप चलो आगे का हम क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना क्या है? रामचंद्र का है, प्रेम वाटिका है, आंगन के पार द्वार है, या प्रिय प्रवास है। तो देखो यहाँ जो केशव दास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका, ठीक है। क्या है? रामचंद्रिका। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। बाकी ये प्रेम वाटिका, प्रिय प्रवास और ये मतलब तीनों रचनाएं किसकी है? तो चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का केशव दास की रचना है, तो रामचंद्र का फर्स्ट ऑप्शन सही है। सातवें का। आठवां कर लेते हैं, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो देखो तीसरा जो तार सप्तक हुआ प्रकाशित हुआ 1959 में हुआ। पहला जो हुआ 1943 में हुआ, और जो सेकेंड हुआ वो 1949 में हुआ। तो ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो 8वां प्रश्न का हम लोग का ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता हैं। ओके, हमें ललित ललाम के रचयिता का नाम पूछ रहा है। पद्माकर, मतिराम भूषण, बिहारी। देखो ललित ललाम एक प्रसिद्ध रीतिकालीन ग्रंथ है जिसके लेखक हैं मतिराम, ठीक है। मतिराम ने इसको लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक। 9 के बाद 10 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि ठूठा आम किस विधा पे आधारित रचना है। ये हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। तो देखो जो 10 नंबर प्रश्न है ठूठा आम, इसके लेखक अगर मैं बताऊं तो वो है भगवत शरण उपाध्याय, और यह एक संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। तो हमने 7, 8, 9, 10, 1, 11, चलो ये भी प्रश्न कर लेते हैं। इधर हमने शायद छोड़ दिया एक प्रश्न यहाँ पे, मतलब ये 6 नंबर छोड़ दिया था ना। चलो 6 नंबर को यहाँ पे देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो सिंपल है हंस पत्रिका, आप सब लोग जानते हो। और उसके अलावा मर्यादा पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, तो ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन, 7वें का भी फर्स्ट, क्योंकि केशव दास की रचना तो रामचंद्रिका। तीसरा तार सप्तक तो 1959 में, ललित राम के रचनाकार तो मतिराम, और ठूठा आम किस विधा पे आधारित रचना है? तो संस्मरण। तो इस प्रकार हम इन पांचों को अब क्या करेंगे, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9 और 10 नंबर। यहाँ पे देखो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब मान लो 6 का आपका बी ऑप्शन सही है, तो ऐसे बी को आपको ऐसे मतलब रंगीन कर लेना है, ठीक है। हाँ, सातवें का फर्स्ट सही है ना, हाँ रामचंद्रिका। तो 7वें का ऐसे फर्स्ट को आपको रंगीन कर लेना है, मैं जल्द जल्द कर देता हूँ। 8वें का हम लोग का बी ऑप्शन सही था, तो 8वें का ऐसे बी कर लेना है। आपको अच्छे से एकदम टाइम देकर करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको रंगीन करना है। 9वें का ललित ललाम मतिराम, बी, 9वें का भी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और फिर 10वें का ठूठाम संस्मरण विधा की रचना, तो डी ऑप्शन सही था इसका। तो ऐसे आपको मतलब ऐसे पूरा का पूरा ये भर लेना है, ठीक है। आगे के ये 10 जो मतलब ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं नहीं भरता हूँ, ठीक है। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों बता दिया कि कैसे आपको इसको मतलब रंगीन करना है, ठीक है। बाकी चलो आगे के क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ यहाँ पे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके ये जो 10 प्रश्न होंगे शुरू के, ये आप लोग के मतलब गद्य पद्य से प्रमुख रचनाओं, लेखकों तथा उनकी विधाओं से संबंधित होंगे। और जो आगे के 10 प्रश्न होंगे, ठीक है, हिंदी में, वो क्या होंगे मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में वो होंगे मतलब आपकी व्याकरण जिसमें आपका रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव शब्द परिवाची शब्द या मतलब शब्द रूप, इन सब से रहेगा, ठीक। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा इसको ओके। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। लाइट मैंने बार लिया। चलो शोक विकल सब रो, 11वां प्रश्न है कि शोक विकल सब रो सब सॉरी शोक विकल रो वही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तलवार ही बारा। ओके, उपयुक्त पंक्तियों में रस है। इसमें पूछ रहा है कि ये उपयुक्त पंक्ति है, ये इसमें कौन सा रस है। सिंपल देखो ये क्या कह रहा है कि देखो मतलब ये उस समय ये लिखा गया मतलब ये लाइन्स है, ठीक है, जिस समय मतलब जो राम हैं, ठीक है, वो वनवास जाते हैं, तो उस समय जो
उनकी माँ होती है, माँ यानी वही रानियाँ, दशरथ जी की पत्नियाँ, ठीक है। वो क्या करती हैं कि मतलब उनके जाने के कारण रोती हैं और बार-बार मतलब वो भूमि तल पे गिरती हैं, मतलब गिर जाती हैं। तो उसी का यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है। मतलब वहाँ क्या है, उनके दिल में करुणा उत्पन्न हो रही है कि राम मतलब दुःख उत्पन्न हो रहा है कि राम वनवास जा रहा है 14 सालों के लिए। तो वहाँ पे क्या है, करुण रस है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है, तो कौन सा रस है? करुण रस, सिंपल। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन बोल रहा हूँ, डी ऑप्शन, ठीक। बाकी अद्भुत शांत यहाँ से नहीं, ठीक। चलो, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? देखो, 2 चीज़ें आप लोग के एग्ज़ाम में आती थी पहले, एक रोला, एक सोरठा। ये 2 चीज़ें आप लोग के एग्ज़ाम में आती थी। क्या? एक रोला, एक सोरठा। इसका पहले क्या होता था कि इसका आपको परिभाषा और मतलब इसका एक-एक उदाहरण पूछा जाया करता था। लेकिन अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो, हमें पूछा है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखो सिंपल, रोला जो होता है, रोला में 8 चरण होते हैं, ठीक है। 8 चरण कैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं-कहीं ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ, एक लाइन और कामा, फिर ये एक लाइन, फिर कामा, फिर एक लाइन, फिर यहाँ कामा और फिर यहाँ कुछ लिखा है। ऐसे, और फिर मतलब ये 4 लाइन यहाँ पे होती है और बीच-बीच में ये कामा होता है। मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। रोला में क्या होते हैं? 8 चरण होते हैं। लेकिन वहीं सोरठा में बात करें तो सोरठा में 4 चरण होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे लिखा है, फिर ऐसे कामा और फिर ऐसे। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 चरण होते हैं सोरठा में, ठीक। तो रोला में कितने चरण होते हैं, सोरठा में कितने चरण होते हैं, अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी इस पे एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो आएगी, तो उसको आप लोग देख लेना। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और सेम टू सेम उसमें जो मैं बताऊंगा वही आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक। तो 12 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया। 13 नंबर, चलो इधर हम लोग का प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, और 13 नंबर यहाँ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि चरण कमल बंदऊ हरि राय में अलंकार है। ओके, ये जो शब्द है चरण कमल बंदऊ हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार है, हमसे ये पूछ रहा है। देखो, चरण कमल बंदऊ हरि राय, ये आप लोग का एक मतलब आप लोग की जो बुक है उसी की ये लाइन है, शायद रसखान जी वाले चैप्टर से ही है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, रसखान के समय वाले से। लेकिन आप लोग की जो क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी की जो पद्य वाला पार्ट है ना, उसी के किसी चैप्टर से ये लाइन्स ली गई हैं। और इसमें आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि चरण कमल बंदऊ हरि राय में रूपक अलंकार है, सिंपल, ठीक। चलो, अनुपस्थित में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगा हो, जैसे अनुपस्थित। कितने लोग यहाँ अनु पे ट्रिक करेंगे? ये पहला ऑप्शन पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, अनु पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उपस्थित शब्द बचेगा। उपस्थित का कोई मतलब नहीं होता है, इसको ऐसे आपको अलग करना है कि जो इधर शब्द बचे उसका मतलब एक निकले। तो आप अन और उपस्थित, क्योंकि अन और आगे यहाँ पे अ यहाँ है तो वो उपस्थित हो जाएगा, और उपस्थित एक वैलिड शब्द है, ठीक। तो यहाँ अन प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, यहाँ आहट प्रत्यय युक्त शब्द है, मतलब ओके, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगा होता है। तो आहट, इसमें से जो शब्द दिया है किसमें है प्रत्यय? तो देखो, यहाँ वट है, वट है, वट है, ये गलत है तीनों। जगमगाहट, देखो हट है, और यहाँ आ का मात्रा है, यानी आहट ये हो जाएगा। यहाँ ये प्रत्यय युक्त शब्द है आहट का, ठीक। चलो, आगे हम लोग चलते हैं। राम रहीम में समास है। देखो सिंपल, यहाँ राम रहीम, बीच में यहाँ डैश है, और जहाँ भी डैश आ जाए, ठीक है, या इसका मतलब आप समास विग्रह करो तो बीच में और आए, जैसे इसका समास विग्रह करोगे राम रहीम का, तो इसका मतलब होगा राम और रहीम, तो बीच में और आ जा रहा है। तो ऐसा आपको कहीं देखने को मिले तो वहाँ सीधे सीधे समझ जाना कि वहाँ आपका क्या है, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। और द्विगु समास क्या होता है? संख्या बोधक, जैसे त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में अगर बोला जाए कि कौन सा समास है, तो त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजा है, मतलब वो ट्रायंगल त्रिभुज, तो उसका द्विगु समास है, वहाँ संख्या बोधक। लेकिन वहीं पे अगर त्रिनेत्र कह दिया जाए, ठीक है, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र मीन्स जिसकी 3 आंखें हैं, इसका अर्थ हुआ ये संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन एक मतलब अलग, इसका मतलब एक अलग भी निकल रहा है, इसका मतलब शिव शंकर। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि हो जाएगा। आई होप आप लोग द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ गए होंगे, ठीक। चलो, अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है तालाब। तालाब शब्द का तत्सम रूप है। देखो, तत्सम रूप मतलब वो शुद्ध एकदम रूप एक तरह से बोल सकते हैं। तालाब क्या है? एक अशुद्ध रूप है, ठीक है। इसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो तालाब का तत्सम रूप तड़ाग होता है। ये समुद्र, झील, महासागर गलत है, ये तड़ाग होता है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है कि अश्व शब्द का परिवाची शब्द है। अश्व में यानी वही घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा, और घोड़ा का परिवाची शब्द क्या होता है? आप सब लोग जानते हो कि तुरंग है, बाजी, ठीक।
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंग है। ठीक, एक वाजी भी होता है। बाकी ये पीयूष सुधा सोम आप जानते हो कि अमृत का होता है। विहंग द्विज ये पक्षी का होता है। और मरकट और कपी, कपी मीन्स मैं जानता हूँ, मरकट का मैं नहीं जानता, लेकिन कपी मीन्स बंदर होता है, तो इसका मतलब ये बंदर का पर्यायवाची हो सकता है। तो सिंपल अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो तुरंग, और तुरंग और है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो 18 के बाद हम लोग इधर 19 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं, और 20 नंबर, उसके बाद ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो नदिव्या नदी का रूप है। ओके, नदिव्या जो है नदी का कौन सा रूप है? आप लोग जब नदी का रूप पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को तृतीया विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति में बहुवचन रूप में आपको नदिव्या मिलेगा। ठीक है, तो नदिव्या जो नदी का कौन सा रूप है? तो तृतीया और चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो देखो यहाँ पे ये द्वितीय है गलत, पंचमी है गलत, तृतीया है, तृतीया विभक्ति और बहुवचन का रूप है, ये ऑप्शन सही है। और कहीं आपको चतुर्थी भी दिया रहे ना, तो चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप ये भी यही होता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना, और ये ग ऑप्शन सही। मैं कहूँगा कि आप नदी का, मधु का और फल का ऐसे रूप याद कर लीजिएगा, काफ़ी बेटर रहेगा। नहीं तो मैं आपको एग्जाम टाइम में ट्रिक बताऊंगा इन दो प्रश्नों को करने के लिए। ठीक, चलो ये हम लोग का है पठतु, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों? ये मतलब जो पठ धातु या कोई भी लिख धातु, हंस धातु, 3 आती है आपके एग्जाम में, तो उसमें से आप एक पठ धातु का पूरा रूप, इसमें 5 रूप होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधि लिट, ऐसे कर 5 होते हैं। तो पाँचों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब संस्कृत अनुवाद में काफ़ी सहायक होते हैं। और संस्कृत अनुवाद आप जानते हो कि आप लोग का हिंदी के पेपर में भी आता है और संस्कृत के भी पेपर में आता है। तो आप लोग ये मतलब ये याद कर लीजिएगा धातु रूप। तो इसमें पठतु कह रहा है कि रूप है पठ धातु का, पठ धातु का कौन सा रूप है? पठतु। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, पठतु पठताम पठन्तु, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि पठतु पठताम पठन्तु। ठीक है, तो ये लोट लकार का रूप होता है, जो आज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, तो लोट लकार का। और पठतु कौन सा है? तो एक वचन है और प्रथम पुरुष है, क्योंकि पठतु पठताम पठन्तु, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये मतलब 20 आपके ऑब्जेक्टिव देख लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। ये आप लोग की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आप लोग की अभी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आगे के प्रश्न मतलब इसमें मैं अभी ये तैयार कर रहा था, तो अभी तक 20 ऑब्जेक्टिव तैयार किया, तो मैंने बोला कि चलो तब तक 20 आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। अब आगे के प्रश्न जो भी हैं, यानी जो सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिसका आपको आंसर कॉपी पे लिखना होगा, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। बाकी आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।